तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड डेथ ऑफ असेलेंट may be caused in right of private defense of body and property। तो यहाँ पे बॉडी एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए पूछ लिया गया है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें बॉडी एंड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में हम प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। इवन द डेथ ऑफ द असेलेंट में बी कॉज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए सेक्शन 100 एंड 103, ऑप्शन बी सेक्शन 101 एंड 102, ऑप्शन सी 105 एंड 103 एंड डी दैट इज 98 एंड 103। बताएं। ऑप्शन ए 100 and 103। ठीक है, मतलब सभी को कंफर्म है, ऑप्शन नंबर ए सबको ध्यान है, ठीक है। सेक्शन 100 में तो है बॉडी के लिए और सेक्शन 103 में है प्रॉपर्टी के लिए। चलिए, अच्छा है, सबको ध्यान है। ये क्वेश्चन जो था ये उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2018 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। व्हेन A attacks for the purpose of committing theft, mischief or criminal trespass, the right of private defense extends। तो A ने अटैक किया है और थेफ्ट करने के पर्पस से या फिर मिसचीफ करने के पर्पस से या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास के पर्पस से, और अब हमारे पास में प्राइवेट डिफेंस किस एक्सटेंट तक है। फर्स्ट वन, अप टू कॉजिंग डेथ ऑफ अटैकर। Second, up to causing any harm other than death. Point number C, both of the above, and D, that is none of the above। बताएं आप। ऑप्शन बी। एक पर्सन ने ऑप्शन बी कहा है, बाकी बी सर। सभी को बी लग रहा है। सेक्शन बताएंगे साथ में, कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है ये? 105 है शायद, मैं पक्का रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। 104 आएगा ना। 105 में तो दे रखा है कि किस कब ये राइट स्टार्ट होता है और कब तक ये कंटिन्यू रहता है। 105 में वो दे रखा है, और ये अप टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ 104 में है। चलिए, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर आईपीसी। अबेटमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट इंस्टिगेशन, सेकंड एडिंग, थर्ड कॉन्स्पिरेसी एंड फोर्थ अटेम्प्ट। देखें आप, कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन डी अटेम्प्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी के तीनों जो हैं वो तो 107 में गिवन ही है। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में आ चुका है और आईपीसी 107 में मेंशन है। इंस्टिगेशन, एड, इंटेंशनली एड एंड ज्वाइनिंग द कॉन्स्पिरेसी, वो तो अबेटमेंट के पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पर्सन इंस्टिगेट्स, इंटेंशनली, एड्स और एंगेजेस, तीनों चीज आ गई। इंस्टिगेट भी कर रहा है, इंटेंशनली एड है या फिर एंगेज होता है। अनदर पर्सन, या थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो पर्सन आएगा। अनदर पर्सन टू डू अ थिंग ही इज सेड टू हैव। फर्स्ट, अबेटेड सच अनदर पर्सन। सेकंड, conspired with that person, becomes member of unlawful assembly, and D, designed commission of offense। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 107 once again, so instigates, intentionally aids or engages himself और joins the conspiracy, तो वो सारी चीजें अबेटमेंट में आ जाता है। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ये है कि सेक्शन 107 में क्या दे रखा है, अबेटमेंट दिया है, और अबेटमेंट के लिए हमारे पास में कौन कौन से सिचुएशंस हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो अबेटमेंट के लिए हमारे पास में है इंस्टिगेट्स, जॉइंस कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनली एड्स, ये तीनों अगर सिचुएशन आती तो अबेटमेंट हो जाएगा। सेक्शन 108 अबेटर को डिफाइन करता है और अबेटर के लिए टोटल
5 एक्सप्लेनेशंस जो दे रखे हैं, उन 5 एक्सप्लेनेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में तो लिखा है दैट इज अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, यानी कि सिर्फ इलीगल एक्ट ही अबेटमेंट में नहीं आता है, बट अबेटमेंट ऑफ इलीगल ऑफेंस, सॉरी इलीगल ओमिशन भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में काउंट होता है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो स्पेसिफाई करता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट शुड बी कमिटेड। जिस चीज के लिए अबेट किया गया है, अगर वो एक्ट कमिट नहीं भी हो पाता है तो भी ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट विल लेवी। ये हमने कल पढ़ भी लिया था और इसके इलस्ट्रेशन ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो इसके लिए अबेट किया गया है वो एक्ट कमिट होना ही चाहिए तभी ऑफेंस अबेटमेंट का लगेगा, बट इवन if the act has not been committed, still the charge of abatement of offense will be applicable. The explanation number 3 states about person abated may be incapable by law. अब बताएं आप incapable by law में कौन कौन हो सकते हैं? अनसाउंड माइंड, माइनर। बिल्कुल ठीक है, माइनर के बजाय भी अगर हम उसको बिलो 7 years ऑफ एज कहेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अगर अबव 7 years ऑफ एज है तो उसको इनकेपेबल तो नहीं लिया हमने, उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं फिर, है ना। तो बिलो 7 years ऑफ एज हम उसको लेंगे। तो अगर कोई पर्सन हु इज इनकेपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस, क्योंकि देखिए अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट क्या स्पेसिफाई और कहां पे स्पेसिफाई है, सेक्शन 109 में स्पेसिफाई है कि फॉर द अबेटमेंट द पनिशमेंट विल बी सेम एज फॉर द ऑफेंस। जो पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलता है वही ऑफेंस आपको अबेटमेंट के लिए भी मिलेगा, सेक्शन 109 में कहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो 6 साल का है और उसने मर्डर किया अंडर अबेटमेंट, क्या उसको पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज उसे तो जनरल एक्सेप्शन मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है 82 में, सेक्शन 82 में। तो फिर तो जिसने अबेट किया वो भी कह सकता है कि जब ऑफेंडर को, प्रिंसिपल ऑफेंडर को कोई पनिशमेंट नहीं मिला तो फिर मुझे पनिशमेंट कैसे मिले? पर नहीं, ऐसा नहीं है। वेदर द पर्सन इज capable by law or incapable by law, the offense of abatement will be applicable. Explanation 4 कहता है abatement of abatement is also an offense, यानी कि मैंने किसी पर्सन को अबेट किया और उस पर्सन ने जाके तीसरे पर्सन को अबेट किया और फिर उसने ऑफेंस कमिट किया, तो अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 5th है इसमें लास्ट, जो कहता है कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस और एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस। जो ये लास्ट वाला है एक्सप्लेनेशन 5, इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई पर्सन कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, तो इवन अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, बस उसने एड करके छोड़ दिया, या उसको पूरे कौन कौन मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं सबका नहीं भी पता है, प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन है उससे वो जानता भी नहीं है, तब भी पर्सन अबेटमेंट में अबेटर कहलाएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी में एंगेज रहा है। इसका इलस्ट्रेशन भी गिवन है हमें, इलस्ट्रेशन में ये लिखा है ए और बी प्लान करते हैं जेड का मर्डर करने के लिए, और इसके लिए बी सी के पास जाता है और उससे पॉइजन लाने के लिए कहता है, सी पॉइजन ला के दे देता है, बी वो ए को देता है और ए जेड को का मर्डर कर देता है थ्रू पॉइजन। तो अब सी
क्या अबेटर कहलाएगा या नहीं, तो सी भी अबेटर रहेगा बिकॉज सी ने क्या किया, इंटेंशनली एड किया है। सो वो आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में। सेक्शन 107 में अबेटमेंट का मीनिंग बताया है, और सेक्शन 108 में अबेटर में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं उस चीज को एक्सप्लेन किया है, प्लस पर्टिकुलरली 5 एक्सप्लेनेशंस के थ्रू। और हर एक्सप्लेनेशन में इलस्ट्रेशंस गिवन है, जिन इलस्ट्रेशंस से डायरेक्टली कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट वो इलस्ट्रेशन एज इट इज उठ के आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो एक आध इलस्ट्रेशन हमने पहले भी ऐसा डिस्कस किया था जो डायरेक्टली एज इट इज एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, सेक्शन 108 ए को भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में है, तो इसको मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ पहले। 108 ए सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई अबेटमेंट इंडिया में हुआ है जिसका इफेक्ट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया भी अगर होता है, स्टिल दैट अबेटमेंट विल बी पनिशेबल एज एन ऑफेंस इन इंडिया। अगर इंडिया में रहते हुए किसी ने कुछ कॉन्स्पिरेसी किया, इंस्टिगेट किया किसी को, या इंटेंशनली एड प्रोवाइड किया, और उसका इफेक्ट अगर किसी अदर कंट्री में भी आया है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कंट्री में तो नहीं हुआ तो हमें कैसे लायबल कहा जाएगा। द अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो पनिशेबल। और ये चीज जो ऐड हुआ था, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा 108 ए का मतलब क्या है, कंफर्म है कि ये हमने बाद में ऐड किया है। किसी को पता है कि कौन सी ईयर में ऐड हुआ है ये अमेंडमेंट? एनीबडी, एनी गेसेस? दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन 1898. In 1898 there was a case known as Queen Empress versus, लिख लीजिए आप इसको, या चलिए मैं लिख देता हूं और स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। (1898) के अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था, और एक केस था क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गणपत राव रामचंद्र। एक्चुअली इस केस में क्या रूलिंग आई थी, इस केस में ये रूलिंग हुई थी, ये फाइंडिंग हुआ था जजमेंट में कि अगर इंडिया में कोई कॉन्स्पिरेसी होती है या इंडिया में अबेटमेंट होता है लेकिन उसका इफेक्ट अगर इंडिया में नहीं हुआ है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। जैसे ही इस केस में ये रूलिंग आई, उसके बाद में 1898 में अमेंडमेंट किया गया एक्ट में, कोड में, और अमेंडमेंट करके जोड़ा गया कि अगर अबेटमेंट इंडिया से हुआ है, उसका चाहे इफेक्ट इंडिया में हो या बाहर इंडिया के हो, तो भी उस अबेटमेंट को हम ऑफेंस मानेंगे। तो ये इस केस के डिसीजन, इस केस के जजमेंट के बाद में अमेंडमेंट हुआ था 1898 में। ठीक है, यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और मेनली आपको जो फोकस करना है, जैसे 107 के तो आपको तीनों पॉइंट्स अच्छी तरह से याद हो गए। अब ये 108 के आपको ध्यान रखना है, यानी कि इलीगल ओमिशन, वो भी अबेटर होता है। इलीगल ओमिशन के लिए अगर अबेट किया जाए, तो अगर आपने किसी को अबेट किया, चाहे वो एक्ट कमिट हुआ या नहीं भी हुआ, तो भी वो अबेटर कहलाएगा। पर्सन अबेटेड मे बी इनकेपेबल, अगर कोई 7 ईयर्स वाला है, ल्यूनेटिक पर्सन है, तब भी अबेटर का ऑफेंस पूरा रहेगा। अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट, मैंने आपको अबेट किया, आपने जाके किसी अदर पर्सन को अबेट किया, तब भी हम दोनों अबेटर की कैटेगरी में आएंगे। देन लास्ट आता है, अगर किसी ने कॉन्स्पिरेसी में थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, किसी का किसी भी तरह से अगर एंगेज रहा है वो, तो वो अबेटर की कैटेगरी में आएगा। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाने चाहिए। जी, सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, again 7 years of age का अगर है तो obviously उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, to do an act which causes Z's death, जिससे Z की डेथ हो सकती है। B, in consequence of the abatement, that is उसी बच्चे ने, does the act in absence of A, जब B ने ये एक्ट किया उस समय A वहां पे नहीं था, in absence of the A, and thereby causes Z's death. Here
though B was not capable by law of committing an offense, A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense. तो वैसे तो वो बच्चा था और उसके ऊपर, क्योंकि वो 7 साल से कम का बच्चा था, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ऑफेंस नहीं होगा, बट ए फिर भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लाइबल रहेगा इन द सेम मैनर कि अगर बी केपेबल होता तो जिस तरह से ए लाइबल होता, एंड हैड कमिटेड मर्डर एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। और अब बात ये आती है कि ए को क्या पनिशमेंट मिलेगा, तो ए को पनिशमेंट वही मिलेगा जो पनिशमेंट डेथ के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाइड है, सेम पनिशमेंट ए को मिलेगा। ये फिक्स है कि जब भी कोई अबेटमेंट का चार्ज किसी पे लगता है उसे सेम पनिशमेंट मिलता है जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिला है। ठीक है, सेक्शन 109 में वो स्पेसिफाइड है बात। देखिए थर्ड क्या है, ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस, जिसमें लोग रहते हैं उसमें आग लगाने के लिए बी को इंस्टिगेट किया। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड, तो ल्यूनेटिक हो गया। बीइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग or contrary to law sets fire to the house in consequence of A's instigation, B has committed no offense but A is guilty of abetting the offense। तो कोई बताएगा मुझे कि B ने जो एक्ट किया लेकिन उसे हमने इसके लिए लिखा है B has committed no offense, कौन सा सेक्शन है? B को हमने रिलीव किया है किसी भी चार्ज से, 84। चलिए ठीक है, वेरी गुड। बट ए इज गिल्टी, जी, but A is guilty of abetting the offense of setting fire to a dwelling house and is liable to the punishment provided for that offense। तो A के ऊपर तो पूरा पूरा चार्ज रहेगा। फोर्थ देखिए, A intending to cause a theft, देखिए मैं सारे इलस्ट्रेशन इसलिए रीड कर रहा हूँ, इवन इसमें से 3 तो रिपीट भी हो गए, कल पढ़ चुके थे हम, बिकॉज एज इट इज ये इलस्ट्रेशन उठ के एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो वहां पे भी हमारे लिए बेनिफिशियल है प्रीलिम्स में। और अगर मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जब आप बड़ा आंसर लिखते हैं तो उसमें अगर आप इलस्ट्रेशंस एज इट इज बेयर एक्ट के प्रेजेंट करते हैं तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन वो बन जाता है। देखिए फोर्थ, ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड इंस्टिगेट्स बी, तो थेफ्ट करने का इंटेंशन किसका था? ए का। बी को इंस्टिगेट किया टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, और जेड की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए बी को कहा कि जेड के यहाँ से ले आओ। ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए। इस तरह का एग्जांपल कल मैंने आपको दिया भी था कि मैं आपसे कहूं कि देखिए सामने वो जो बैग रखा हुआ है सामने की दुकान पे, उस बैग को आप ले आइए, वो मेरा बैग है, तो आप तो गुड फेथ में जाके ले आएंगे, लेकिन एक्चुअली मैंने क्या करवाया, आई हैव अबेटेड यू फॉर थेफ्ट, और मेरे ऊपर चार्ज लगेगा फॉर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का। तो वही इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया है, ए इंड्यूसेस बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए, बी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड्स पोजीशन इन गुड फेथ। जैसी वर्ड गुड फेथ आ गया, अब बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिलीविंग इट टू बी एज प्रॉपर्टी, बी एक्टिंग अंडर दिस मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली and therefore does not commit theft, but A is guilty of abetting theft and is liable to the same punishment as if B had committed the theft। तो ये हुआ कि चाहे एक्ट हो या ना हो, चाहे वो इनकेपेबल पर्सन करे या फिर किसी मिसरिप्रेजेंटेशन में करे, चाहे प्रिंसिपल ऑफेंडर को पनिशमेंट मिले या वो एक्विट हो जाए, स्टिल अबेटमेंट का चार्ज तो अबेटर के ऊपर लगेगा ही। यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में क्या है? द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट, ये मैंने पहले बता दिया था, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, तो वही लिखा है द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। यानी मैंने आपको इंस्टिगेट किया और आपने जाके किसी अदर पर्सन को इंस्टिगेट किया और उस पर्सन ने जाके कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, सो
me as well as you both will fall under the category of abater. Illustration देखते हैं. A instigates B in instigate, एक मिनट रुकिए. A instigates B to instigate C. A ने B को instigate किया C को instigate करने के लिए, ठीक है, to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z and C commits the offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment of for murder, and as A instigated B to commit the offense, A is also liable to the same punishment. दोनों सेम डेफिनेशन में आएंगे अबेटर की डेफिनेशन में. और फिफ्थ एक्सप्लेनेशन है, it is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should concern the offense with the person who commits it. तो जिसने, जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, जिसने मेनली ऑफेंस कमिट किया है, उसका और अबेटर का डायरेक्ट लिंक हो ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है बीच में दो अबेटर है, एक का लिंक है एक का नहीं भी है, still that abater will, because he is a part of conspiracy, he has made himself engaged in the conspiracy, तो वो abater कहलाएगा. It is sufficient if he engages in the conspiracy. मैंने नोट्स में लिखा भी था ये चीज. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. जिस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में अगर ऑफेंस हुआ है, उस कॉन्स्पिरेसी में अगर वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व था, तो उसे अबेटर की कैटेगरी में लेंगे. इलस्ट्रेशन देखते हैं. A concerts with B a plan for poisoning Z. A और B ने आपस में मिलके ये प्लान किया कि हम Z को पॉइजन देके मार देंगे. It is agreed that A shall administer the poison. और ये डिसाइड हुआ कि Z को पॉइजन कौन देगा? A देगा. A और B ने आपस में डिसाइड किया है और A पॉइजन देने वाला है. B then explains the plan to C. B ने जाके C को ये सारी सिचुएशन समझाई बताई, mentioning that the third person is to administer the poison but without mentioning A's name. उसने कहा कि भाई आप तो मुझे बस पॉइजन लाके दे दीजिए, मैंने एक पर्सन को रेडी किया है और वो उसे पॉइजन दे देगा, और उसका नाम भी नहीं बताया कि कौन दे रहा है, क्या कौन है, बस ये कहा दूसरा दे रहा है, आपको उससे क्या मतलब, आप तो मुझे पॉइजन ला दीजिए, बस इतना हेल्प कीजिए. C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained. C ने सुना कि ठीक है भाई मुझे देना नहीं है किसी को पॉइजन, कौन दे रहा है वो भी मुझे नहीं पता है, मेरे क्या लेने देना, इसने पॉइजन मांगा इसको लाके दे देते हैं. C ने B को पॉइजन लाके दे दिया. C तो सोच रहा है मेरा तो कोई ऑफेंस है ही नहीं मेरे ऊपर. A administers the poison to Z and Z dies in consequence. A ने Z को पॉइजन दिया और Z अल्टीमेटली डेथ हो गई Z की. Here दो A and C, A जिसने पॉइजन दिया और C जो पॉइजन खरीद के लाया था, have not conspired together, आपस में कभी मिले भी नहीं थे, एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे. Yet C has been engaged in the conspiracy, लेकिन C को फिर भी हमने अबेटर की कैटेगरी में लिया क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी में एंगेज था. किस बेसिस पे? आपको याद होगा सेक्शन 107 में जो थर्ड पॉइंट था, इंटेंशनली एड, तो C ने पॉइजन लाके दिया तो एड हो गया ना ये. So yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Z has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to be punishment for murder. तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज C के ऊपर भी लगेगा. आई होप क्लियरली आपको ऑल द 5 एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे. कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. और 108A सर जी बताइए, पूछिए. सर जैसे कि कई व्यक्ति बोलते हैं कि वो मर्डर के लिए, इनको मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मारते, तो उन पे जो सेक्शन है वो 150 लगेगी. अगर वो नहीं मारे तो फिर उसके ऊपर जो कर रहा है वो कौन सी सेक्शन लगेगी? देखिए, मैंने आपको किसी चीज के लिए अबेट किया,
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मर्डर के लिए अबेट किया, ठीक है, और आपने मर्डर नहीं किया, तो अब मेरे ऊपर क्या चार्ज लगेगा, यही आप पूछना चाह रहे हैं? यस सर। मेरे ऊपर 302 विद 307 सर 302 विद 307 के मैंने मर्डर नहीं किया, इवन मर्डर हुआ भी नहीं, लेकिन क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि अगर वो कमिट होता है या नहीं होता है तो भी अबेटमेंट का चार्ज तो लगेगा। वैसे सेक्शन 115 से पनिशमेंट भी स्पेसिफाइड है, 109 में तो सिर्फ ये लिखा है अगर किसी अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जितना प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 109 में एक चीज और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट डाल दिया है। अब आपने पूछ ही लिया और सामने लिखा हुआ भी है तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिला देता हूं। देखिए सेक्शन 109 में क्या लिखा है, पनिशमेंट ऑफ द अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। तो 109 में जो ये वर्ड लिखा है ना कि वही पनिशमेंट मिलेगा जो पनिशमेंट प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिल रहा है, वो कब होगा, जब जो एक्ट अबेट किया गया वो कमिट हो जाता है तब। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मैंने आपको अबेट किया और मर्डर के लिए, लेकिन आपने मर्डर नहीं किया, तो इस सिचुएशन में मुझे लाइक फॉर द मर्डर देयर इज आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट ऑफ डेथ, तो वो तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट कितना पनिशमेंट मिलेगा, क्या होगा, वो हम 115 में पढ़ेंगे। 115 स्पेसिफाइज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। 109 में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जिसके बारे में अबेटमेंट का पनिशमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, अगर सेक्शन 115, 116 एंड 117 में, तब 109 एप्लीकेबल होता है। और 109 में एक कंस्टेंट आ गया जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 109 में ये कहा है कि पनिशमेंट अबेटर को भी सेम टू सेम मिलेगा जो कि प्रिंसिपल ऑफेंडर को मिल रहा है, लेकिन कब, जब वो एक्ट कमिट हो जाता है तब। तो यहां पे एक रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं आप 109 में अबेटर को, है ना। किस बात का रिलैक्सेशन, कि अगर एक्ट कमिट नहीं हुआ तो फिर अबेटर को 109 में हम पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। एक्चुअली ये पूरे चैप्टर जो है 120 तक का है। सारे सेक्शंस अगर एक साथ हम पढ़ लेते ना तो एक बार में पूरा क्लियर हो जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट आता है, वरना मैं इसको डेफिनेटली आप लोगों को एक साथ ही कवर करवाना चाह रहा था। कोई बात नहीं, एक साथ जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद एक दिन एक रिवीजन क्लास भी रख लेंगे, है ना। अभी एक बार 108 ए को मैं रीड कर देता हूँ, फिर क्लास ओवर करते हैं। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। ए, a person abates an offense within the meaning of this code who in India abates the commission of any act without or beyond India which would constitute an offense if committed in India। तो उसे ऐसा ही माना जाएगा कि वो ऑफेंस इंडिया में ही हुआ है, हुआ बाहर है, लेकिन क्योंकि उसका अबेटमेंट इंडिया में हुआ तो ये माना जाएगा कि ऑफेंस भी इंडिया में ही हुआ है। यहाँ जो इलस्ट्रेशन दे रखा है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इलस्ट्रेशन में लिखा है ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन गोवा। अब ये क्यों ऐसा लिखा है कि फॉरेनर इन गोवा, बिकॉज 1860 में जब हमने आईपीसी बनाया और 1898 में जब हमने उसमें 108 ए ऐड किया, उस समय गोवा पोर्चुगीज कॉलोनी थी, गोवा ब्रिटिश कॉलोनी नहीं था। तो गोवा जो था वो ब्रिटिश इंडिया के लिए एक फॉरेन कंट्री था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है बी अ फॉरेनर इन गोवा टू कमिट अ मर्डर इन गोवा, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। तो वैसे तो कह सकते हैं कि गोवा जो कि हमारा कंट्री नहीं है, दूसरे कंट्री में अगर ऑफेंस हुआ है तो ए के ऊपर कोई चार्ज ना लगे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था 1898 में एक केस हुआ था और वो केस मैंने आपको लिखवाया भी है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गणपत राव रामचंद्र का केस, जिसमें ये कहा गया था कि अगर फॉरेन कंट्री में कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए अबेटमेंट का चार्ज हमारे कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा। और जस्ट उसके बाद में फिर ये अमेंडमेंट किया गया उस रूलिंग को ओवर रूल करने के लिए और 108 ए ऐड किया गया। आज की क्लास में यहीं पे पॉज करूंगा।